गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले बार हमने पढ़ा था सिविक्स का चैप्टर 3। अभी हम उसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है कि कुछ लोग मिलकर किसी कंट्री के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन, कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और उसमें कुछ पर्सन्स जो मिल के बनाते हैं और उसको रिटर्न में बनाते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। और उसको हम इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। और इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जुलाई 1946 में उसके लिए चुनाव हुआ था, असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946 और पहला मीटिंग इसका हुआ था दिसंबर 1946 में। Soon after the country was divided into India and Pakistan। और इसके तुरंत बाद इंडिया को दो पार्ट में बांट दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और इस प्रकार जो इंडिया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और जो पाकिस्तान था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इस प्रकार दो पार्ट में बट गया। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 299 मेंबर्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1946। और इस प्रकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 को इसका काम कंप्लीट हुआ। और बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी, परंतु इसका ये इफेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को। टू मेक दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी डे। और इसलिए हम हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? और यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि 50 साल बाद का पहले का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज भी क्यों मानते हैं। ठीक, वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबाउट। और इसमें एक कारण आपको दिया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके ही विचार व्यक्त नहीं करता है, बल्कि इसमें उस समय की इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, उस समय की व्यापकता को भी वो बताता है। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties। लेकिन कुछ दुनिया के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक बातें दी गई थी, वो चीज़ें वहाँ के सोसाइटी, सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज़ उससे सहमत नहीं थे, उससे एग्री नहीं थे। और इस प्रकार हम देखेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था कुछ कंट्रीज़ में वो एक कागज़ के टुकड़े के रूप में ही रह गया था। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, और कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा था। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। और किंतु अपने यहाँ का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनसे बिल्कुल अलग था। सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ इवन क्वेश्चन द
लेजिमेटेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हमारे यहाँ भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन ऐसा कोई बड़ा लार्ज सोशल ग्रुप, ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया और इस प्रकार कोई बड़ा हमारे इसमें चेंजेस नहीं हुआ। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक असाधारण अचीवमेंट है, एक अनयूजुअल अचीवमेंट के रूप में है। The second reason for accepting the constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India. कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा कारण यह है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा असेंबली था वो इंडिया के लोगों का ही रिप्रेजेंट कर रही थी, और उस समय इंडिया के लोगों का ही रिप्रेजेंट करके उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। So the Constituent Assembly could not have been chosen directly by the people of India. और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन चुनाव करते हैं वो कंट्री के लोग डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं, डायरेक्ट करते हैं। इसका इलेक्शन मुख्य मेन रूप से जो उनके जो यहाँ पे दिया elected mainly by the member of the existing provinces legislature that we mentioned above। तो यहाँ पे दिया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंट्री के लोग डायरेक्ट रूप से चुनते हैं और इसका इलेक्शन मुख्य रूप से वहाँ के जो प्रोविंसेस होते हैं, लेजिस्लेचर्स होते हैं, और मेन रूप से वहाँ के जो उनके प्रांत के जो मेंबर्स असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा उनका जिक्र हम इसमें करते हैं। दिस एंश्योर अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे दिया, इसके कारण कंट्री के सभी मतलब जोग्राफिकल एरिया का इसमें एक हर जोग्राफिकल एरिया से एक उनका प्रतिनिधित्व, उनका जो मेंबर होते हैं उनको चुना जाता है। हर जगह से कोई ना कोई मेंबर्स को चुना जाता है। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस प्रकार इस असेंबली में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों का, मेंबर्स का उनका अधिकता थी, और वो लोग ही उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लीडरिंग कर रहे थे। और इसमें द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स। और इस प्रकार हम देख सकते हैं जो नेशनल कांग्रेस ग्रुप थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, जो उसमें बहुत तरह के पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप था, उनका ओपिनियन अलग अलग था। द असेंबली हैड मैनी मेंबर हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस इन सोशल टर्म्स टू। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत से कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनका जो विचार था वो इससे मिल नहीं रहा था, इनसे सहमत नहीं थे। सोशल रूप से इस सभा में बहुत सारे ग्रुप, जाति, धर्म, ये सारी चीज़ों, बहुत सारे लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स, कास्ट्स, हाँ इस असेंबली में देखिए आप दिया है द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप, कास्ट इवन और रीजन। कई तरह के ऑक्यूपेशंस के लोग भी थे इसमें, बहुत सारे लोग इसमें थे। और इस प्रकार बहुत सारे लोग इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए यदि होता तो उसका भी रूप करीब जो आज है वही हमारा होता। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिवन सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान था जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह की मतलब ये पवित्रता या मैनर सैंक्शन करता है। इस प्रकार वो जो हमारा असेंबली बना
वो एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था और बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक ओपन द consensual manner. First some basic principles were decided and agreed upon। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम काफ़ी सिस्टमेटिक था, खुला हुआ और सबकी सहमति से हुआ था। सबके सहमति के बेस पे बनाने की कोशिश की गई थी और सबसे पहले कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको तय किया गया था कि इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को उसमें पहले डाला गया था और इसको और उसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया था और इसको बनाने में देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस प्रकार जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो था आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग का काम उन्होंने किया था, ठीक है। उसमें ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्ट था, प्रारूप था, वो किसी धारा के दौरान तैयार किया था। इसका 2000 से ज़्यादा इसके 2000 से ज़्यादा इसके मतलब इसमें क्लॉज थे और मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड। और उसके बाद 2000 अमेंडमेंट में उसमें कंसिडर्ड किया गया था। द मेंबर्स डिलाइब्रेट टू 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। और इस प्रकार 3 वर्ष में कुल 114 दिनों की एकदम चर्चा, काफ़ी दिनों की चर्चा के बाद सभा में ये प्रस्ताव रखा गया कि हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स नाम से एक उसको बांटा गया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज़ को। दीज आर कॉल्ड, यहाँ से एवरी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जितनी भी वो बातें की गई थी उसको सब रिकॉर्ड किया गया था एंड प्रिजर्व्ड, और उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स के नाम से इसको जाना गया है, ठीक है। और इस प्रकार जो ये 12 ये वॉल्यूम्स रखे गए थे उसको कभी भी कुछ यदि ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी मीनिंग वगैरह कुछ जाने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसका यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट आपका 3.4। ये आपका दिया है गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि इस किताब में हम ये, इसमें बुक में हम ये पढ़ेंगे कि इसका एक स्मॉल स्टडी करेंगे कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उनका प्रोविज़न्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया गया, कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं एट द स्टेज लेट बिगनिंग बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फ़िलासफ़ी, और किस प्रकार ये फ़िलासफ़ी से जुड़ा हुआ है, क्या है, ये सारी चीज़ों को हम अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।